हेलो बच्चों, शुभम क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने पहला चैप्टर पढ़ाया था वास्तविक संख्या, तो बहुत बच्चों का कमेंट आया था कि सर बहुत अच्छा समझाए। तो इसी कारण मैं क्या क्लास 10 का दूसरा चैप्टर बहुपद पढ़ाने जा रहा हूं, ठीक है ना। तो बहुपद पढ़ाने जा रहा हूं तो सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि बहुपद होता क्या है, ठीक है ना। बहुपद में ये जानेंगे, एक रेखिक बहुपद होता है, फिर क्या कहते हैं द्विघात बहुपद होता है, फिर त्रिघात बहुपद होता है। ये सब हम लोग जानेंगे कि कैसे मतलब पता चलेंगे कि द्विघात बहुपद क्या होता है, रैखिक बहुपद क्या होता है, ठीक है ना। उसमें एक चर भी होता है, दो चर भी होता है, समझ रहे हैं बात। फिर हम बहुपद का शून्यांक निकालना जानेंगे। बहुपद का शून्यांक निकालने के बाद हम शून्यांक और गुणांक के बीच में क्या करते हैं उसका संबंध निकालना जानेंगे। फिर उसके बाद हम लोग द्विघात बहुपद, अगर आपको शून्यांक का योगफल दिया है या शून्यांक का गुणनफल दिया है तो उस द्विघात बहुपद कैसे निकालते हैं ये हम लोग एक फार्मूले के थ्रू जानेंगे। बस इतना ही, 2.1 से लेकर 2.2 तक ही है बस हम लोग का इस बार सिलेबस। अगर आप ध्यान देंगे तो बहुत आराम से आसानी से समझ में आ जाएगा कि बहुपद होता क्या है। फिर उसके बाद हम कैसे उसका शून्यांक या उसको मूल भी कहते हैं, ठीक है ना, उसका मूल भी कहते हैं, शून्यांक कहिए चाहे मूल कहिए, दोनों कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये जानिए आप ये जानिए कि बहुपद होता क्या है। अगर बहुपद होता क्या है ये जान लीजिए। देखिए बात समझिएगा। आगे मैं सबसे पहले आपको बहुपद बताता हूं। तो देखिए बहुपद लिख रहा हूं मैं, ठीक है। बहुपद, ठीक है ना। आप इसका डिफिनीशन ये होता है, ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घातांक पूर्ण संख्या हो, ठीक है ना। देखिएगा बात समझिएगा। डिफिनीशन आगे सबसे पहले कह रहा है कि ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर, यहां चरों लिख दीजिए क्योंकि एक चर नहीं हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं, जिसमें चरों का घातांक क्या हो, पूर्ण संख्या हो। अगर चरों का घातांक पूर्ण संख्या होगा तो हम उसको कहेंगे कि हाँ सर वो बहुपद है। लेकिन उससे पहले एक बात पर ध्यान दीजिएगा कि ये बीजीय व्यंजक क्या होता है। बीजीय व्यंजक क्या होता है समझिएगा बात। अगर हम चर और अचर को अगर हम लोग योग के द्वारा या घटाने के द्वारा या मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणे के द्वारा या भाग के द्वारा लिखते हैं तो जो व्यंजक आता है हम उसी को क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक। थोड़ा सा बात समझिएगा। जैसे मैंने यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर लिख लिया, अब प्लस क्या लिख लिया, 2 लिख लिया, समझ रहे बात। तो देखिए यहां पर एक्स स्क्वायर मतलब देखिए चर है, चर का स्क्वायर है मतलब एक्स स्क्वायर है, अब प्लस 2 मतलब अचर है, ठीक है ना। देखिए बात समझिएगा। चर और अचर में भी बात समझ लीजिएगा। चर जो होता है, चर का मान बदलता रहता है, लेकिन अचर जो रहता है वो नियतांक रहता है, मतलब उसका मान नहीं बदल सकता, ठीक है ना। अगर आप यहां पर x लिख दिए तो आप x का मान 1 रख सकते हैं, x का मान 2 रख सकते हैं, मतलब कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन अगर आपने 2 लिख दिया तो ये अचर है, इसका मान आपका नहीं बदलेगा, ये हमेशा 2 ही रहेगा, समझ रहे बात। तो समझिएगा बात। चर किसे कहते हैं और अचर किसे कहते हैं मैंने आपको बता दिया। चर मतलब जिसका मान बदलता रहे, मतलब निश्चित ना हो, ठीक है ना। और अचर का मतलब एक नियतांक हो, मतलब निश्चित हो कि हाँ वहीं पर रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं बीजीय व्यंजक में। मैंने ये बताया कि चर और अचर को अगर हम योग के साथ, घटाने के साथ या गुणे के साथ लिखते हैं तो जो व्यंजक आता है उसी को हम लोग बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे मैंने यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिख दिया। देखिए यहां पर मतलब जो x है वो क्या है, चर है, और जो 2 है वो क्या है, अचर है। तो मैंने अगर इसको योग के साथ लिखा है तो मतलब ये बीजीय व्यंजक हो गया, ठीक है ना। अब बीजीय व्यंजक तो ये हो गया, लेकिन देखिए बात समझिएगा। 2-3 एग्जांपल और लिख लेता हूं। जैसे कि ये हो गया, जैसे मैंने एक और लिख दिया, मैंने लिख दिया 2x + 3 लिख दिया, ठीक है ना, समझ रहे बात। तो देखिए बात समझिएगा। ये भी देखिए बीजीय व्यंजक है क्योंकि मैंने चर और क्या कहते हैं अचर को, ठीक है ना, योग के साथ लिख दिया। अगर मैं एक और लिखूं तो मैंने लिख दिया 1/x² माइनस यहां पर x² लिख दिया, ठीक है। तो देखिए ये भी बीजीय व्यंजक है। यहां पर मान लो मैं +9 भी लिख लेता हूं, ठीक है। तो देखिए ये भी बीजीय व्यंजक है, ठीक है ना भैया।
गया। अच्छा, और आगे देखिए बात समझिएगा, मैंने लिख दिया रूट में x, ठीक है, प्लस कितना 1 लिख दिया। तो ये भी देखिए बीजी व्यंजक है, ठीक है ना। और ये 2-4 चलिए इतना से समझ जाएंगे आप लोग, ठीक है ना। और एक और एग्जांपल लिख लेता हूं मैं, समझिएगा बात, ठीक है ना। रूट में 5x² प्लस रूट में 5 या रूट में 2x प्लस 1 लिख दिया, ठीक है ना। अब हमको ये समझना है कि इसमें बहुपद कौन कौन से हैं, ठीक है ना, बहुपद क्या कौन कौन से हैं। तो बात समझिएगा कि सब देखिए बीजी व्यंजक है, तो कहा है जिनमें चरों का घातांक पूर्ण संख्या हो, जिनमें चरों का घातांक पूर्ण संख्या हो। देखिएगा बात समझिएगा, जो पूर्ण संख्या होता है, पूर्ण संख्या होता है, पूर्ण संख्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है भैया, पूर्ण संख्या क्या होता है, अगर हम प्राकृतिक संख्या में आगे 0 को जोड़ दें तो पूर्ण संख्या होता है। तो पूर्ण संख्या होता है मतलब 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, डॉट 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 आगे जा सकता है, ठीक है ना। तो बात समझिएगा, सिर्फ चरों का जो घातांक होगा वो पूर्ण संख्या हो सकता है, ठीक है ना, माइनस में नहीं होना चाहिए। जो चर का घातांक होगा वो माइनस में नहीं होना चाहिए। और दूसरा बात, रेशनल नंबर में नहीं होना चाहिए, मतलब परिमेय संख्या में नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या का मतलब 1/2, 1/3, 2/5 ऐसे में नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे में होगा तो वो बहुपद नहीं होगा, समझ रहे बात, ठीक है ना। समझिएगा आगे घात भी समझ लीजिए। जैसे मैंने लिख दिया x² प्लस 2x प्लस कितना लिख दिया 5 लिख दिया, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए ये जो होता है ये आधार होता है, ये क्या होता है, आधार होता है। और ये क्या होता है, ये जो होता है ये घात होता है। ये क्या होता है, घात, मतलब जो नीचे होता है वो आधार होता है और जो ऊपर होगा उसके ऊपर होगा वो घात होगा, समझ रहे बात। तो देखिए बात समझिएगा, और जिसके घात कुछ नहीं होता, मान लीजिए x लिखा गया है, क्या लिखा गया है, x लिखा गया, अगर उसके घात कुछ नहीं तो उसके घात कितना होगा, 1 होगा, ठीक है ना। तो आइए समझिएगा बात, देखिए बात समझिएगा, चरों का घातांक क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो देखिए भैया पहले वाले में हम लोग देखते हैं, तो पहले वाले में देखते हैं तो x² है, मतलब x का मान जो चर है, चर का जो घातांक है वो पूर्ण संख्या है कि नहीं है, पूर्ण संख्या है कि नहीं, मतलब 2 तो पूर्ण संख्या होता है। मैंने क्या कहा कि जो चर का घात होना चाहिए वो नेगेटिव में नहीं होना चाहिए और किस में नहीं होना चाहिए, परिमेय संख्या में नहीं होना चाहिए। अगर परिमेय संख्या का मतलब ये कि 1/2, 1/3, समझ रहे बात, ठीक है ना, समझ रहे बात, ठीक है। यही सब होगा तो नहीं होगा बहुपद, खाली पूर्ण संख्या रहेगा, चर का घात पूर्ण संख्या रहेगा तो हम कह सकते हैं कि हाँ सर ये जो है ये बहुपद है, ठीक है ना। तो देखिए भैया यहां पर देखिए ये चर का जो घात है वो पूर्ण संख्या में है, तो मैं ये कह दूंगा कि सर ये जो है बहुपद है। दूसरा देखिए यहां पर जहां पर x की पावर कुछ नहीं होगा, चर का घातांक, अचर का घातांक हमको नहीं देखना, हमको चर का घातांक देखना है। अचर किस में भी हो हमसे उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए बात समझिएगा, अब देखिए बात समझिएगा, यहां पर चर का घातांक जो है वो पूर्ण संख्या में है, तो मैं ये कह सकता हूं कि सर ये भी जो है क्या है, बहुपद है, ठीक है ना। अब अगला देखिए यहां पर देखिए मैंने 1/x² लिखा है, तो आप लोग ये कहेंगे कि सर यहां पर भी तो x की पावर मतलब 2 है, मतलब पूर्ण तो संख्या है, लेकिन यहां पर देखिए 1/x² लिखा है। तो सबसे पहले आप इसको कहां लेकर जाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे। अब जब आप ऊपर लेके जाएंगे तो नीचे रहेगा, ऊपर जाएगा तो x की पावर कितना हो जाएगा, -2, अब प्लस कितना लिख लूंगा मैं, 9 लिख लूंगा। तो बात समझिए मैंने क्या कहा कि अगर किसी भी चर का घात नेगेटिव हुआ, मतलब ऋणात्मक हुआ या परिमेय संख्या में हुआ तो वो बहुपद नहीं होगा। तो देखिए यहां पर जो चर का घात है वो ऋणात्मक हो गया, तो मैं ये कह सकता हूं कि जो सर तीसरा वाला है वो बहुपद नहीं होगा, समझ रहे बात। आइए अगला, कोई हमको ये बता सकता है कि ये जो होगा बहुपद होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना, सोचिए थोड़ा सा, बताइए कि ये बहुपद होगा कि नहीं होगा। चौथा वाला मैंने रूट में √ प्लस x प्लस 1 लिखा हुआ, ठीक है ना, रूट में x प्लस 1 लिखा है, ठीक है ना, कड़ी भी बोलते हैं। तो मैं इसको अगर मैं इसको लिखूं तो देखिए बात समझिएगा, और देखिए बात समझिएगा, एक बात और जान लीजिए कि देखिए लिखा तो ऐसे जाता है और इसका मतलब होता है 1/2 होता है, उसके पावर में क्या होता है 1/2 होता है। अगर यहाँ पर क्यूब रूट लिख दिया जाएगा, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/, उसके पावर में 3 हो जाएगा, 1/, ना, ठीक है ना। अगर मैं इसको लिखूंगा तो x के पावर कितना लिखूंगा 1/2 प्लस कितना 1 लिखूंगा। तो मैंने क्या कहा कि
जिसमें चरों का घातांक क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या में होगा। तो ये जो 1/2 होता है, 1/2 होता है, वो क्या पूर्ण संख्या होता है? नहीं होता है। जब पूर्ण संख्या नहीं होगा, जब पूर्ण संख्या होगा तो इसका ये मतलब कि ये जो होगा क्या कहते हैं, बहुपद नहीं होगा। ये सब देखिए क्लास 9 में पढ़ के आए हैं आप लोग, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा था, बस और कुछ नहीं, ठीक है ना। अब देखिए बात समझिएगा, मैंने कहा था चर का घात 1/2 नहीं होना चाहिए। अचर का हो सकता है, अचर नेगेटिव में भी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं। बस आप ये देखिए कि चर का घात पूर्ण संख्या में है कि नहीं। तो देखिए यहां पर देखिए ये जो चर है, यहां पर देखिए चर जो है उसका घात कितना है, 2 है, ठीक है ना। ये इस पर है, अचर पे √5 है, एक्स स्क्वायर पे नहीं है। तो मैं ये कह सकता हूं कि सर ये जो पांचवा वाला भी है, ये पांचवा वाला भी है, ये भी बहुपद है। समझ रहे हैं बात को, ठीक है ना, ठीक है। और कुछ बातें समझना है हमको, अगर समझिएगा, ठीक है ना। अगला ये बहुपद हम समझ में आ रहा होगा। अब आगे समझते हैं कि हम ग्राफ के द्वारा किसी बहुपद का शून्यक या उसको मूल भी कहते हैं, कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। अगर आपको कोई भी ग्राफ दिया हो, जैसे मैं आपको यहीं पे समझा रहा हूं, जैसे आपको कोई भी ग्राफ दिया हो, जैसे मान लीजिए ये ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है, वाई एक्सिस है, और मेरा जो ग्राफ है वो ऐसे गया है। तो अब हमको समझिएगा बात, अगर यहां पर कितना है, 0 है, यहां पर कितना है, 1 है, यहां पर कितना है, 2 है, ठीक है ना, यहां पे कितना है, 3 है, यहां पे कितना है, 1 है, और यहां पे 2 है, ठीक है। अब हमको अगर इसका शून्यक बताना है, इस ग्राफ का अगर हमको इसका शून्यक बताना है, तो बस एक बात याद रखिएगा, देखिएगा बात समझिएगा। अगर कोई भी जो बहुपद दिया रहेगा, समझिएगा, वो y बराबर किस फॉर्म में देगा, px फॉर्म में दे सकता है, या क्या कहते हैं, z बराबर किस फॉर्म में दे सकता है, py फॉर्म में दे सकता है, या u बराबर किस फॉर्म में दे सकता है, py के फॉर्म में दे सकता है, या f बराबर किस फॉर्म में दे सकता है, f बराबर किस फॉर्म में दे सकता है, मतलब x के फॉर्म में दे सकता है, ठीक है ना। मेरा बात समझिएगा, यहां पर बात समझिएगा, ठीक है ना। अगर y बराबर px के फॉर्म में दिया है, तो जो उसका बहुपद होगा वो किस में होगा, x में होगा, ठीक है ना। अगर y बराबर क्या दिया रहेगा, px लिखा रहेगा, तो जो बहुपद होगा वो किस में होगा, x में होगा। जैसे मैंने यही लिख दिया y = x² + 2 लिख दिया, x² प्लस क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। तो देखिएगा ये जो है ना ये बहुपद है, किसमें बहुपद है, x में बहुपद है, ठीक है ना। समझ रहे बात। अगर मैंने यहीं पर z बराबर लिख दिया y² और 2y² + 3 लिख दिया, ठीक है ना। तो ये भी देखिए, ये बहुपद है, लेकिन ये जो बहुपद है वो किस चर में है, y में है। समझिएगा बात। तो अगर x में दिया रहेगा तब हम कैसे शून्यक निकालेंगे, ग्राफ से। अगर y में दिया रहेगा तब हम कैसे निकालेंगे उसका शून्यक, ठीक है ना। बहुत सिंपल सी बात है आपको। अगर जैसे मान लीजिए यही ग्राफ है, y = x² मतलब x में दिया है, किस में दिया है भैया, x में दिया है। तो आप ये देखेंगे कि x अक्ष पर कितनी बार जो लाइन है या जो ग्राफ है वो कितनी बार काट रहा है या स्पर्श कर रहा है। जितनी बार काटेगा या स्पर्श करेगा उतना ही उसका क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा। समझ रहे हैं बात। अगर y = px के फॉर्म में दिया है तो आप किस पर देखेंगे, x एक्सिस पर। किस पर देखेंगे भैया, x एक्सिस पर। जो ग्राफ होगा वो देखेंगे कि x एक्सिस पर वो कितनी बार काट रहा है या स्पर्श कर रहा है। स्पर्श करने का मतलब समझ रहे हैं, स्पर्श करने का मतलब ये हो गया, जैसे मेरा ये ग्राफ है तो मैंने ऐसे यहां से स्पर्श करके इसको क्या कर दिया, ले गया। तो देखिए यहां पर एक ही बार में यहां पर स्पर्श कर रहा है,
एक्स एक्सिस पर ये एक्स एक्सिस होता है, ये क्या होता है, वाई एक्सिस होता है। तो एक्स एक्सिस पर एक ही बार स्पर्श कर रहा है, तो मैं ये कह सकता हूं कि सर जो इसका शून्यक होगा, अगर ये y इक्वल टू पी एक्स के फॉर्म में है तो मुझे एक्स एक्सिस पर देखना है, तो जो इसका शून्यक होगा, इस ग्राफ का शून्यक होगा, वो कितना होगा, 1 होगा। इसी तरह देखिए यहां पर देखिए ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है देखिए एक्स एक्सिस पे कितनी बार टच कर रहा है, एक बार कर रहा है। कितनी बार कर रहा है, एक बार कर रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो इसका शून्यक होगा सर, इसका शून्यक होगा, शून्यक होगा, ठीक है ना, शून्यक होगा, वो कितना होगा भैया, 1 होगा। ठीक है, आइए कुछ और सवाल करवाता हूं तो और अच्छे समझ में आता है आपको। ठीक है, ठीक है ना भैया, चलिए देखिए, देखिएगा बात, समझिएगा बात। देखिए क्या दिया है, क्या दिया है कि किसी बहुपद px के लिए, बात समझिएगा, किसी बहुपद px के लिए y बराबर कितना दिया है आपका, px दिया है, का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। देखिए यही आकृति है, ठीक है ना। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों को ज्ञात करना है, मतलब आपको शून्यांक बताना है। px का जो शून्यांक है वो क्या करना है, बताना है। तो देखिए बात समझिएगा, ये देखिए x में दिया है ना, तो आप किस पर देखेंगे, x अक्ष पर देखेंगे। अगर x अक्ष पर जितनी बार काटेगा या जितनी बार क्या किया रहेगा, स्पर्श किया रहेगा, ठीक है ना, तो जो बहुपद होगा उसका शून्यांक उतना ही हो जाएगा, जितनी बार वो काटा रहेगा या जितनी बार स्पर्श किया रहेगा। जैसे मैंने पहला ग्राफ देखता हूं, मैं पहला ग्राफ देखता हूं, देखिए पहला ग्राफ है, क्या ये पहले ग्राफ में एक्स अक्ष पर जो ग्राफ है काटा है या स्पर्श किया है, नहीं किया है। ये किस पर स्पर्श किया है, वाई एक्सिस, मतलब वाई अक्ष पर काटा है, एक्स एक्सिस तो नहीं काटा है, क्योंकि यहां पर y बराबर क्या दिया है, px, मतलब जो बहुपद होगा वो x में होगा, बहुपद जो होगा वो x में होगा। इसका मतलब जो ग्राफ होना चाहिए वो x अक्ष पर काटना या स्पर्श करना चाहिए। लेकिन ये भाई साहब जो ग्राफ है ये जो है वो किस पर काटे हैं, y अक्ष पर। तो जो पहले वाले का जो शून्यंक होगा, जो पहले वाले का शून्यंक होगा वो कितना होगा भैया, कितना हो गया, पहले वाले का 0 होगा, क्योंकि एक्स अक्ष पे तो उसने ना तो काटा है और ना ही स्पर्श किया है, तो शून्यंक की संख्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, आइए दूसरा वाला करते हैं। दूसरा वाला आप लोग बता सकते हैं, मैंने क्या बताया था कि एक्स अक्ष पर जितनी बार काटा रहेगा या स्पर्श किया रहेगा वही हमारी शून्यंक का संख्या होगा, मतलब बहुपद के शून्यंक की संख्या होगी। ठीक है ना। तो देखिए बात समझिएगा, ये देखिए ये ग्राफ पे जा रहा है, ये ग्राफ जा रहा है, क्या ये तो y अक्ष हो गया, y अक्ष पर काटने से हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि px मतलब x में बहुपद है। ठीक है ना। तो देखिए यहां से गया, देखिए यहां पर x अक्ष पर यहां पर क्या कर रहा है, काट रहा है, यहां पर x अक्ष पर क्या काट रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि सर दूसरे वाले का जो शून्यंक होगा वो कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, समझ रहे बात, क्योंकि x अक्ष पर एक ही बार काट रहा है। ठीक है ना, एक्स अक्ष पर जितनी बार काटे या जितनी बार स्पर्श करे वही उसका शून्यंक होता है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। देखिए बात समझिएगा, ये ग्राफ है, ठीक है ना। तो देखिए ये ग्राफ यहां से चला, तो देखिए एक बार यहां पर टच किया, एक बार यहां पर टच किया, फिर देखिए बात समझिएगा, यहां पर टच कर रहा है, लेकिन वो y अक्ष है, हमको y अक्ष से नहीं मतलब है, हमको किससे मतलब है, x अक्ष से। फिर देखिए यहां से आया तो एक बार यहां पर टच किया, ठीक है, और एक बार यहां पर टच किया, तो कुल कितनी बार काटा उसको, 3 बार काटा। तो 3 बार काटा, तो इसका मतलब यह है कि तीसरे वाले का जो शून्यंक होगा वो कितना होगा, 3 होगा। समझ रहे बात को। ठीक है, चौथा वाला बता ही सकते हैं कि सर देखिए एक्स अक्ष पर यहां पर काट रहा है और एक्स अक्ष पर यहां पर काट रहा है। ठीक है, तो चौथे वाले का जो शून्यंक होगा, वो कितना होगा, 2 होगा, 2 ये 0। ठीक है ना। अब अगला वाला आते हैं। तो देखिए पांचवें वाले का एक बार यहां पर काट रहा है, एक बार यहां पर काट रहा है, एक बार यहां पर काट रहा है, एक बार यहां पर काट रहा है। y एक्सिस से हमको कोई मतलब नहीं है, देखिए यहां काटा, यहां काटा, यहां काटा, यहां काटा, और y एक्सिस से हमको कोई मतलब नहीं है x एक्सिस से, क्योंकि भैया एक बात याद रखिएगा, क्योंकि बहुपद जो है मेरा x
x में है, ठीक है ना। तो मेरा जो क्या हो जाएगा, शून्यांक की संख्या हो जाएगी इस बहुपद की, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, मतलब पांचवें वाले का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे बात को। अब आता है छठवां वाला। कोई बता सकता है, कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि छठवें वाले में कितना शून्यांक की संख्या आ सकती है, ठीक है ना। तो देखिए मैंने वहां पर 2 बात कही थी, अभी तक आप जितने ग्राफ में देखे थे सब में क्या हो रहा था, सब में काट रहा था, लेकिन जो छठा वाला ग्राफ है ना उसमें स्पर्श कर रहा है, क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है और काट भी रहा है। तो देखिए बात समझिएगा, यहां पर देखिए, यहां पर काट रहा है, फिर यहां पर देखिए क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, और यहां पर भी क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। तो इसका मतलब जो छठे वाला होगा, जो छठा वाला होगा उसका शून्यांक कितना होगा भैया, 3 होगा। समझ में आ रहा है बात। अगर आपको शून्यांक, किसी बहुपद का शून्यांक की संख्या बताना है, ठीक है ना, तो अगर x में बहुपद होगा तो आप x अक्ष पर देखेंगे कि वो कितनी बार उसको क्या कर रहा है, x अक्ष को काट रहा है या स्पर्श कर रहा है, तो उतने ही उसका शून्यांक की संख्या हो जाएगी। समझ में आ रहा है बात। अगर बहुपद y में दिया रहेगा, बहुपद किस में दिया रहेगा, y में, अगर यही y लिखा रहता है यहां पर, जैसे z बराबर क्या लिखा रहता, py लिखा रहता, या f बराबर कुछ भी लिखा रहता, py y में दिया रहता, ठीक है ना, तब आप ये देखते कि y अक्ष पर वो कितनी बार क्या कर रहा है, काट रहा है, ठीक है ना, काट रहा है या टच कर रहा है। लेकिन यहां पर बहुपद किस में दिया था, x में दिया था, तो इसलिए हम किस में देखेंगे, x अक्ष पर देखेंगे। और x अक्ष पर अगर देखेंगे तो देखेंगे यही कि वो कितनी बार उसको काट रहा है, x अक्ष को कितनी बार काट रहा है या स्पर्श कर रहा है, तो उतना ही मेरा शून्यांक की संख्या आ जाएगी। समझ में आ रहा बात, समझ में आ गया बात, ठीक है ना। और कुछ बातें आप लोगों को बता देते हैं, ठीक है ना। अगर कोई बहुपद है, तो जो उसका अधिकतम घात होता है, जो उसका क्या होता है, अधिकतम घात होता है, तो जितना उसका अधिकतम घात होगा उसी तरह का वो बहुपद हो जाएगा। जैसे उसका अगर कोई बहुपद है, उसका अधिकतम घात कितना है, x है, अधिकतम घात कितना है, x है, सॉरी 1 है। मान लीजिए मैंने लिख लिया x प्लस कितना लिख लिया, 3 लिख लिया, ठीक है ना। ये मेरा पहला है, ये मेरा दूसरा है, ठीक है ना, ये मेरा तीसरा देख लीजिएगा, और दूसरा लिख दिया मैंने 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस कितना 5 लिख दिया, फिर मैंने लिख दिया 3x क्यूब प्लस 9 ये लिख दिया। फिर चौथा एक बात समझिएगा, अब हम लोग बताएंगे कि कौन इसमें रैखिक बहुपद होता है, कौन द्विघात बहुपद होता है, कौन त्रिघात बहुपद होता है। तो कैसे बताएंगे, बात समझिएगा, कैसे बताएंगे। अगर x का अधिकतम घात 1 हुआ, अगर x का क्या हुआ, अधिकतम घात कितना हुआ, 1 हुआ, तो वो रैखिक बहुपद होगा। अगर x का अधिकतम घात 2 हुआ तो वो द्विघात बहुपद होगा। अगर x का अधिकतम घात कितना हुआ, क्या हुआ, 3 हुआ, तो वो क्या होगा, त्रिघात बहुपद होगा, ठीक है ना। अच्छा ये भी बात समझ लीजिए, अगर रैखिक बहुपद है, अगर घात 1 है, मतलब समझिएगा, अगर यहां पर x का घात 1 है तो x का जो शून्यंक होगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। 1 मतलब नंबर में नहीं, ठीक है ना, समझिएगा, 1 मतलब उसका मान 1 नहीं आएगा, मतलब उसका मान ये कि उसका जो वैल्यू आएगा, शून्यंक आएगा, वो 1 ही आएगा, 1 के अलावा नहीं आ सकता, मतलब 2 नहीं आ सकता, 3 नहीं आ सकता। समझ रहे हैं, मेरी बात समझिएगा। कुछ लोग बात गलत मतलब निकाल लेंगे, जैसे मैंने यहां पर अगर इसका शून्यांक हमको निकालना है तो मेरा जो x का मान आएगा, जो मेरा, इसको 0 के बराबर कर लेंगे, जो x का मान आएगा वो कितना आ सकता है, -3, सिर्फ -3 आ सकता है, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक शून्यंक आएगा, ठीक है ना। और अगर x स्क्वायर लिखा है तो इसके शून्यंक की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। अब वो 2 कुछ भी हो सकता है, चाहे -5 हो गया, चाहे माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है, -5 हो गया या 2 हो सकता है, समझ रहे हैं। और अगर वो त्रिघात बहुपद है, तो उसके जो शून्यंकों की संख्या होगी वो 3 होगी, समझ रहे हैं। और वो 3 कुछ भी हो सकता है, वो बहुपद पे ध्यान देना पड़ेगा, कैसे सॉल्व करते हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, कैसे आएगा वो, समझ रहे बात। फिर से समझिएगा बात, आगे रैखिक बहुपद होता क्या है, अगर अधिकतम घात कितना हुआ, 1 हुआ, तो वो रैखिक बहुपद है। वो कौन सा बहुपद है भैया, रैखिक बहुपद है, ठीक है। अगर चर का अधिकतम घात कितना हुआ, 2 हुआ, अगर चर का अधिकतम घात 2 हुआ तो वो कौन सा बहुपद होगा, द्विघात बहुपद होगा। और अगर चर का अधिकतम घात, ठीक है ना, अगर 3 हुआ तो वो त्रिघात बहुपद होगा। समझ में आ रहा है बात।
अच्छा ये तो बात बता दिया कि अगर रैखिक बहुपद होगा तो उसमें शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। अगर द्विघात बहुपद मतलब चर का अधिकतम घात 2 हुआ तो उसमें शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। और अगर त्रिघात बहुपद हुआ तो उसमें शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। और वो क्या क्या होंगे वो सॉल्व करके पता चलेगा हम लोग को। समझ में आ रहा बात, ठीक है ना। तो अच्छा एक एग्जांपल लिख लेता हूं और आप लोग बताइए कि कौन सा बहुपद है। मैंने लिख दिया 2x + 9 + 5x²। ठीक है, तो ये कौन सा बहुपद होगा भैया। देखिए चर का अधिकतम घात कितना है, 2 है, तो मैं ये कह सकता हूं कि सर जो ये होगा वो द्विघात बहुपद होगा। ठीक है ना। अगर मैंने लिख दिया x - 5x के पावर कितना -2 लिख दिया, ठीक है ना। तो अब देखिए बताइए क्या होगा, कौन सा बहुपद होगा। तो बहुत बच्चे कहेंगे सर द्विघात बहुपद होगा। अरे गलत हो भाई, द्विघात बहुपद थोड़ी ना होगा ये। भैया बात समझिएगा आगे, ये तो बहुपद ही नहीं है। क्यों, क्योंकि जो चर का घातांक है वो किसमें है, निगेटिव में। अभी मैंने शुरू में बताया था कि सर अगर चर का घातांक निगेटिव होगा तो वो बहुपद ही नहीं होगा। तो इसका मतलब ये द्विघात बहुपद नहीं है। आगे ये बहुपद ही नहीं है तो द्विघात बहुपद की बात ही छोड़ दीजिए। समझ में आया बात, ठीक है ना। ठीक है, अब हम लोग ये जानेंगे कि द्विघात बहुपद का हम लोग शून्यांक कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, द्विघात बहुपद का हम लोग शून्यांक कैसे निकालते हैं। तो देखिए आप लोग गुणनखंड विधि जानते होंगे, गुणनखंड विधि 9 में भी पढ़े होंगे, 8 में भी पढ़े होंगे। ठीक है ना, तो गुणनखंड विधि से हम लोग शून्यांक निकालते हैं। फिर उसमें क्या करना रहता है, हम लोग को शून्यांक और गुणांकों के बीच संबंध निकालना रहता है। तो बहुत सिंपल सा फार्मूला होता है वो निकालने के लिए, आगे समझिएगा। अच्छा एक बात समझ लीजिएगा, अगर बहुपद जान रहे हैं, द्विघात बहुपद जान रहे हैं, तो जो उसका मानक रूप होता है, वो क्या होता है। द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है, द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है वो होता है भैया, द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है वो होता है px = क्या होता है, ax² + bx प्लस क्या होता है, c होता है। समझ रहे हैं बात को, ठीक है। क्या होता है, ax² px = क्या होता है, ax² + bx प्लस क्या होता है, c होता है। ठीक है ना, द्विघात बहुपद का। क्यों, क्योंकि द्विघात बहुपद का जो चर के घात की संख्या होती है, चरों की घात की जो संख्या होती है वो अधिकतम कितनी होनी चाहिए, 2 होना चाहिए। ठीक है ना, जहां पर ये जो ABC है ना, ये क्या होना चाहिए, ABC जो होना चाहिए वो वास्तविक संख्या होती है। ठीक है ना, वास्तविक संख्या होती है। ABC जो होता है वो क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है। और इसमें एक बात और समझ लीजिए कि ये जो वास्तविक संख्या है, ठीक है ना, ये ABC है, इसमें जो A का मान होगा वो 0 के बराबर नहीं हो सकता। समझ रहे बात, अगर A का मान 0 के बराबर हो गया तो बात समझिएगा, अगर आप A का मान 0 के बराबर हो गया तो ये जो पूरा जो टर्म है मतलब x² वाला ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा, bx प्लस कितना बचेगा, c बचेगा। अब जब bx प्लस c बचा तो भैया जो इसका अधिकतम घात होगा, अधिकतम घात कितना हो गया, 1 हो गया। तो वो द्विघात बहुपद हो सकता है, नहीं। मैंने क्या बताया था द्विघात बहुपद में ये बताया था कि जो सर चर होगा उसका अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। इसीलिए हम लोग a को 0 के बराबर नहीं रख सकते। 0 के अलावा आप a का मान कुछ भी रख दीजिए, वो द्विघात बहुपद होगा। ठीक है, लेकिन एक बात और जान लीजिए, b और c भी क्या हो सकते हैं, 0 हो सकते हैं। अगर b और c हम 0 रख देंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने अगर मान लीजिए मैंने लिख लिया 2x² + 6 लिख लिया, तो यहां पर देखिए x वाला टर्म नहीं है, लेकिन ये भी द्विघात बहुपद है। ठीक है ना, अगर मैंने लिख लिया 3x² + 5x लिख लिया, तो देखिए अब यहां पर c वाला टर्म नहीं है, कांस्टेंट टर्म, अचर पद नहीं है, तो मैं कह सकता हूं कि सर ये भी द्विघात बहुपद है। समझ में आ गया बात, ठीक है ना। अब बात समझिएगा, अगर हमको किसी भी द्विघात बहुपद का शून्यांक निकालना है तो कैसे निकालेंगे।
कॉन्सेप्ट समझिएगा। अगर ये समझ जाएंगे तो आपको बहुत आसानी रहेगा, क्योंकि ये सब पढ़कर भी आए आप लोग, ठीक है ना। जैसे मैं देखिए यहां पर आता हूं, मैं यहां पर आता हूं, देखिए क्या कर रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यंक तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि शून्यंक कैसे निकालते हैं, फिर मैं बताऊंगा कि शून्यंक और गुणांकों के बीच संबंध कैसे निकालते हैं। समझ रहे हैं? गुणनखंड विधि से हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका शून्यंक ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद देखिए, सब द्विघात बहुपद है। अधिकतम घात कितना है भैया? 2 है। जो चर है उसका अधिकतम घात कितना है? 2 है। इसमें भी अधिकतम घात कितना है? 2 है। इसमें भी अधिकतम घात कितना है? 2 है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये सब जो है वो द्विघात बहुपद है। अब मैं इसका शून्यंक, अच्छा एक बात और समझिएगा, अगर यहां पर अधिकतम घात 2 है तो इस बहुपद का शून्यंकों की संख्या कितनी आएगी? 2 आएगी, ठीक है ना। मतलब जो शून्यंक होंगे वो 2 आएंगे, और वो 2 कुछ भी हो सकते हैं। समझ रहे बात को? समझिएगा। जैसे मैंने लिख दिया, जैसे मुझे यही सॉल्व करना है, क्या है? x² माइनस 2x माइनस क्या? 8, ठीक है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म अगर मैं लिख दूं यहां पर, तो मानक रूप क्या होता है द्विघात बहुपद का? ax² प्लस bx प्लस c होता है। समझ रहे बात? समझिएगा, थोड़ा सा बात समझिएगा, कैसे निकालते हैं गुणनखंड विधि द्वारा शून्यंक, कैसे निकालते हैं द्विघात बहुपद का, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको a और c का गुणा करना रहता है। सबसे पहले आपको a और c का क्या निकालना रहता है? गुणा करना रहता है। फिर उसके बाद जो आएगा आप उसका गुणनखंड निकाल लेंगे। आप उसका क्या निकाल लेंगे? गुणनखंड। अब गुणनखंड निकालने के बाद आपको जोड़ने और घटाने पर ये बीच वाला, ये जो b वाला है, ये जो अगर कंपेयर करेंगे बीच वाला, वो चिन्ह के साथ आना चाहिए। मतलब अगर -2 लिखा है तो -2 ही आना चाहिए, अगर +2 लिखा है तो +2 आना चाहिए, बीच वाला, ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा था कि आपको इससे और इससे सबसे पहले क्या कर लेना है? गुणा कर लेना है। तो 1 का गुणा 8 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा भैया। समझ रहे हैं? 1 का गुणा अगर आप 8 में करते हैं तो कितना आ जाएगा? 8 आ गया। तो तुरंत 8 का आप गुणनखंड निकाल लीजिए। फिर सबसे पहले किससे देंगे? 2 से। कितनी बार में गया? 4 बार में। फिर कितने से देंगे? 2 से। कितनी बार में गया? 2 बार में। फिर 2 से देंगे, फिर कितनी बार में गया? 1 बार में। समझ में आ रहा बात? ठीक है ना। तो देखिए ये जो गुणनखंड आ गया ना, अब ये गुणनखंड आ गया, यही गुणनखंड है, 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है ना। अब आप इसको ऐसे तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए? ये बीच वाला आना चाहिए। क्या आना चाहिए भैया? ये बीच वाला आना चाहिए। अगर बीच वाला आ गया तो आप ये कह सकते हैं कि हाँ सर ये सही है, ठीक है ना। तो देखिए बात समझिएगा, मैं लिख रहा हूं 2 गुणे 2, 2 दूना के कितना होता है? 4 होता है। 2 दूना के कितना होता है? 4 होता है। और 4 गुणे 2 कितना होता है भैया? 4 गुणे 2 कितना होता है? 8 होता है कि नहीं होता है? अब इसका मतलब जोड़ने और घटाने का बोल रहा था मैंने, तो 4 + 2 लिखूंगा तो कितना हो जाएगा भैया? 6 हो जाएगा। अगर 4 + 2 लिख रहा हूं तो कितना हो जाएगा भैया? 6 हो जाएगा। तो हमको जो बीच वाला है वो -2 चाह रहा है। हमको हमारा जो बीच वाला है वो क्या है? -2 है। तो 6 है, तो ये 6 वाला गलत हो जाएगा। लेकिन अगर मैं 4 में से 2 को क्या कर लेता हूं? घटा लेता हूं, तो कितना आ जाएगा भैया? 2 आया कि नहीं आया? समझ में आ रहा है बात? तो मैं इस 2 को क्या तोड़ सकता हूं? 4 - 2 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? देखिएगा बात समझिएगा। तो 1x² माइनस कितना लिख लेंगे? 4 माइनस कितना? 2। फिर यहां कितना लिख लेंगे? x। फिर माइनस कितना लिख लेंगे? 8। इतना समझ में आया भैया? ठीक है। फिर देखिए बात समझिएगा, अब ये माइनस है बाहर ना, माइनस है, तो माइनस का जब अंदर गुणा करेंगे, आगे x का गुणा कर लेते हैं। x का गुणा कर लेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा? 4x माइनस कितना हो जाएगा? 2x। फिर कितना हो जाएगा? माइनस कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। फिर अब देखिए, अब जब ब्रैकेट के बाहर अगर नेगेटिव का साइन है, माइनस का साइन है, तो अंदर के साइन क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। अंदर के साइन क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। तो मैं लिखूंगा यहां पर, क्या लिखूंगा? 1x², यहां पर क्या लिखा? -4x। फिर यहां पर देखिए, अब देखिए ये माइनस और ये माइनस मिलके कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। फिर माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, तो मैं कितना लिख सकता हूं? 2x, और यहां पर कितना लिख लिया? -8। अब इसके बाद
हमको कॉमन करना है। क्या करना है? कॉमन, मतलब उभयनिष्ठ निकालना है, उभयनिष्ठ निकालना है। तो देखिए भैया, यहां पर एक एक्स है, यहां पर भी एक एक्स है, तो इसका मतलब, और एक बात समझिएगा, समझिएगा बात, बहुत बच्चों को हो सकता नहीं आए, समझिएगा बात कि उभयनिष्ठ निकालते कैसे हैं, ठीक है ना। अगर उभयनिष्ठ निकाला गया तो उसका क्या होता है, देखिए जो उभयनिष्ठ निकालते हैं ना, जैसे मान लीजिए इन दोनों में से x निकाल रहे हैं आप, तो इन दोनों में x का भाग देंगे, इन दोनों में आप क्या करेंगे, x का भाग देंगे, ठीक है ना। जैसे मैंने यहां पर x निकाला, तो आप क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, फिर माइनस कितना लिखेंगे, 4x अपॉन में कितना लिखेंगे, x लिखेंगे, ठीक है ना। जो चीज उभयनिष्ठ निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे, उसका भाग देना होता है, ठीक है ना। अब देखिए दो दो का जोड़ा बनाकर हम लोग कॉमन उभयनिष्ठ निकालेंगे। अब देखिए यहां से आपका क्या कॉमन हो रहा है, 2 कॉमन हो रहा है, क्योंकि 2 इसमें भी है, 2 यहां पर भी है, क्योंकि 4 दूना क्या 8 होता है ना भैया। भैया यहां पर समझिएगा, ये जो 8 है, चलिए इसको हम 4 गुणे 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो देखिए बात समझिएगा, यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, 2x अपॉन में कितना लिखूंगा, 2, फिर माइनस 8 अपॉन में कितना लिखूंगा, 2 लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, समझ में आ रहा बात, ठीक है। अच्छा अब देखिए यहां पर एक तो x यहां से कटा, एक तो x यहां से कटा, तो मेरा आ क्या जाएगा, x, और यहां पर कितना आ जाएगा, x माइनस कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर देखिए यहां पर +2 हो गया, +2 हो गया, फिर मैंने 2 से 2 को काट लिया, कितनी बार में कटा, एक बार में कटा, फिर 2 को 8 से 2 से मैं 8 को काटा तो कितनी बार में कटा, 4 बार में, तो 2 यहां पर कितना हो जाएगा, x माइनस कितना हो जाएगा, 4। समझ में आ रहा बात। अब देखिए x माइनस 4 यहां पर भी है, x माइनस 4 यहां पर भी है, तो मैं x माइनस 4 जो हो गया उसको फिर से कॉमन कर लूंगा। देखिए यहां पर भी है, यहां पर भी है, देख लीजिए एक स्टेप आप लोग, x माइनस 4 मैंने कॉमन किया, तो मैं क्या लिखूंगा, x माइनस 4 जो कॉमन करता हूं उसका भाग दिया जाता है, मतलब x माइनस 4 हो गया, ठीक है ना, प्लस कितना हो जाएगा 2, फिर ये कितना हो जाएगा x माइनस 4 जो कॉमन किया उसका भाग देना होता है, x माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। ये जो x माइनस 4 है, ये x माइनस 4 से x माइनस 4 यहां पर कट गया, तो मेरा आंसर क्या आ गया, ठीक है ना, ये क्या आ गया, x माइनस 4 और क्या आ जाएगा, x प्लस कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। समझ रहे भैया, ठीक है ना। अब देखो बात समझना, अब इसके हमको शून्यंक ज्ञात करना है। ये तो हो गया, मैंने इतना निकाल लिया। अगर शून्यंक ज्ञात करना है आपको, तो तुरंत इसके बराबर आपको क्या लिख देना है, 0 लिख देना है। तुरंत इसके बराबर आपको क्या लिख देना है, 0 लिख देना है। तो जब आप इसके बराबर 0 लिख देंगे तो आप क्या लिखेंगे, एक बार इसके बराबर 0 मतलब x माइनस 4 इजिकल टू 0 लिखेंगे, और दूसरी बार क्या लिखेंगे, x प्लस 2 इजिकल टू कितना लिखेंगे, 0, ठीक है ना भैया। समझ रहे बात को, क्या करेंगे, एक बार इसके बराबर 0 और एक बार इसके बराबर 0। अब देखिए यहां पर माइनस है, उधर गया तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो मतलब x का मान कितना आ गया, 4 आ गया। और अगर इधर से देखा जाए तो x का मान कितना आ गया, -2 आ गया। तो मैंने शुरू में ही बताया था कि अगर क्या कहते हैं कोई द्विघात बहुपद है तो उनके शून्यांकों की संख्या कितनी आएगी, 2 आएगी। कितनी आएंगी, 2 आएगी। तो देखो एक +4 आया और दूसरा कितना आया, -2। देखो शून्यांक तो ऐसे निकालते हैं, शून्यांक ऐसे निकालते हैं, ठीक है ना। एक आध सवाल और बता देता हूं, तो फिर मैं आपको शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करवाता हूं, कैसे निकाला जाता है। या तो मैं इसी सवाल में बता देता हूं, आप लोग समझने की कोशिश करिएगा, बहुत सिंपल होता है। क्या होता है आगे ये समझिएगा, ठीक है ना, समझिएगा क्या होता है, कि एक आध बता दूं फिर उसके बाद, चलिए समझिएगा। देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये px, देखिए मानक रूप क्या होता है, px इजिकल टू क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस क्या होता है, bx होता है, और प्लस क्या होता है, c होता है। यही होता है भैया, क्या होता है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। तो देखो बात समझिएगा, संबंध, इसको मैं दूसरे पेज में करवा देता हूं, ठीक है ना। आगे देखिए शून्यांक कैसे निकालते हैं। अब मैं आपको शून्यांकों और आगे गुणांकों के बीच संबंध बताता हूं ना, ठीक है, समझिएगा बात। यहां पर बता देता हूं आप लोगों को, ठीक है, यहां पर बता देता हूं, सुनिएगा बात। देखिए शून्यांकों
और गुणांकों के बीच संबंध। ठीक है भैया, समझिएगा, ये द्विघात बहुपद के लिए है, ठीक है ना, त्रिघात के लिए अलग हो जाता है, ठीक है ना। अब मैं किसके लिए बता रहा हूं, द्विघात बहुपद के लिए बता रहा हूं ना भैया, समझिएगा, ठीक है ना। क्या होता है, अगर मान लीजिए द्विघात बहुपद है आपके पास, px इक्वल टू क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है ना। आप लोग को ये जानना बहुत जरूरी है कि द्विघात बहुपद का मानक रूप होता क्या है, उसके बाद आप लोग, ठीक है ना। पहला क्या होता है, पहला बात शून्यांकों, जैसे मान लीजिए इसका एक शून्यांक, इसका इस द्विघात बहुपद का एक शून्यांक x में दिया है, तो मान लीजिए अल्फा हो गया, और दूसरा शून्यांक क्या हो सकता है, बीटा हो सकता है, ठीक है ना। मैं मान लिया कि मतलब जो इसका ये द्विघात बहुपद है, तो ये द्विघात बहुपद का दो शून्यांक होंगे, मैंने पहला मान लिया अल्फा और दूसरा मान लिया कितना, बीटा मान लिया, ठीक है ना भैया, समझिएगा बात। तो जो शून्यांकों का योगफल होता है, शून्यांकों का योगफल बराबर होता है, ठीक है ना, ये फार्मूला होता है, शून्यांकों का योगफल बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक। समझ रहे हैं बात को, ये फार्मूला होता है कि शून्यांकों का योगफल बराबर माइनस एक्स का गुणांक अपॉन में क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है ना। मेरे शून्यांक क्या थे, मेरा पहला शून्यांक क्या था, अल्फा था, और दूसरा शून्यांक क्या था, बीटा, ठीक है ना। तो मैं ये लिख सकता हूं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, समझिएगा बात, मैंने कहा कि एक्स का गुणांक, समझिएगा आगे ये बात समझिएगा। देखिए एक्स स्क्वायर के आगे, अगर एक्स स्क्वायर के आगे मान लीजिए मेरे पास ये 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 लिख दिया गया, ठीक है ना। तो जो एक्स स्क्वायर के आगे जो संख्या होगा, एक्स स्क्वायर के आगे जो संख्या होगा, अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक बोल रहा है तो एक्स स्क्वायर के आगे जो संख्या होगा, अगर एक्स का गुणांक बोल रहा है तो एक्स के आगे जो गुणांक होगा वो भी चिन्ह के साथ, किसके साथ, चिन्ह के साथ। अगर चिन्ह के साथ लेते हैं तो वही उसका गुणांक होता है, वही उसका क्या होगा भैया, गुणांक होगा, ठीक है ना। अब देखिए बात समझिएगा, यहां पर लिखा है एक्स का गुणांक, तो एक्स ये है ना, एक्स के आगे क्या है, बी है, तो मैं ये देखिए माइनस पहले से था तो मैंने लिख दिया माइनस बी लिख दिया, फिर अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का आगे देखिए यही ना है, एक्स स्क्वायर के आगे जो अचर पद होगा, या ये भी समझ लीजिए जो अचर पद होगा वही गुणांक होगा उसका, ठीक है ना। तो अपॉन में कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, समझ रहे बात को, ठीक है ना। अगर मैं यहां से देखूं तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा, दो जो होगा वो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा, ठीक है। और जो 5 होगा वो क्या होगा, 5 होगा, 5 जो होगा वो किसका गुणांक होगा, एक्स का गुणांक होगा, समझ रहे बात। आप कैसे पता करेंगे कि x का गुणांक क्या होगा और x स्क्वायर का, तो अगर आपको x का पता करना है तो x के आगे जो संख्या होगी वही उसका गुणांक होगा, ठीक है। अगर x स्क्वायर का पता करना है तो x स्क्वायर के आगे जो संख्या होगी वही उसका क्या होगा, गुणांक होगा। आप तुलना कर लेंगे, आपको तुरंत आ जाएगा, 2-3 सवाल होगा तो खुद ही समझ में आ जाएगा कि हाँ सर कैसे, ऐसे भी समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है ना। दूसरा बात क्या होता है इसमें, कहता है कि शून्यांकों, क्या कहता है, शून्यांकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अचर पद अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है,
समझ रहे बात को? क्या बोलता है, शून्यांकों का गुणनफल बराबर अचर पद और अपॉन में क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब अचर पद क्या होता है, जो ये लास्ट वाला जिसमें एक्स का कोई टर्म नहीं हो, ठीक है ना, तो जो लास्ट वाला होगा, जैसे मान लीजिए यहां पर देखिए, यहां पर x का कोई टर्म नहीं है, तो यही जो होगा वो अचर पद होगा, यही जो होगा अचर पद होगा, मतलब ये जो होगा c जो होगा वो अचर पद होगा, ठीक है ना, अचर पद होगा। समझ रहे बात को? और एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब कितना होगा, a होगा। तो मैं ये कह सकता हूं, अच्छा शून्यांक मैंने क्या माना था, अल्फा, उनका गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू अचर पद मतलब कितना लिख सकता हूं, c अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब मैं कितना लिख सकता हूं, a लिख सकता हूं। तो भैया देखिए यही फार्मूला होता है, मतलब ये जो होता है शून्यांक और क्या कहते हैं गुणांकों के बीच, शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध होता है। तो हमको यही जांच करना था, हमको क्या करना था, यही जांच करना था, ठीक है ना। देखिएगा बात समझिएगा, हमको जो इक्वेशन दिया था वो कितना दिया था भैया, एक्स स्क्वायर माइनस कितना दिया था, 4x माइनस 2x दिया था, सॉरी माइनस 2x दिया था, कितना दिया था भैया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस कितना दिया था, 8 दिया था ना भैया, यही दिया था ना कि -8 दिया था, -8 दिया था यार, -8 दिया था, -8 दिया था, ठीक है। तो -8 दिया था, ये दिया था हमको, ये द्विघात बहुपद दिया था। तो जो इसका शून्यांक आया था, जो इसका शून्यांक आया था, x का मान 1 आया था, आपका 4 आया था, और x का मान कितना आया था, x का मान कितना आया था, 1 - 2 आया था, ठीक है ना, यही ना आया था भैया, समझ रहे बात। तो जब ये आया था तो आप इसको देखिए, अब देखिए हमको ये संबंध जांच करना है ना, तो हमको संबंध जांच करना है। तो देखिए अगर मैं इन दोनों को क्या करता हूं, मैं इन दोनों को जोड़ता हूं, मैं इन दोनों को आगे उससे देखिएगा, अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो मेरा यहां पर कितना हो जाएगा, अगर मेरा ये अल्फा है और ये कितना है बीटा, यही ना होगा भैया, एक्स का मान एक अल्फा होगा एक बीटा होगा। तो देखिए बस जांच करता हूं, आगे मैं शून्यांकों का योगफल निकालता हूं, पहला मैं शून्यांकों का योगफल निकालता हूं, तो मेरा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है, यही ना होता है भैया, ठीक है ना। अब ये होता है, तो मेरा ये माइनस बी बाई ए हो गया। अब देखिए अगर मैं यहां से, अगर मैं ये x का मान, ये x जो होता है वो अल्फा के बराबर होता है कि नहीं, ये जो x होता है वो अल्फा के बराबर होता है कि नहीं। अब जब ये अल्फा के बराबर होगा तो मतलब अल्फा का मान मेरा कितना आ जाएगा, 4, यही शून्यांक होगा। और ये जो x होता है वो किसके बराबर होता है, बीटा के बराबर होता है। तो मेरा जो बीटा का मान हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात, ठीक है ना। अगर और एक बात सुनिएगा, यहां पर कुछ नहीं, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मैं कितना लिख सकता हूं, ax स्क्वायर प्लस bx, यही ना रूप होता है, bx प्लस कितना होता है, c। तो अगर मैं कंपेयर किया, देखो बात समझना, ठीक है ना, अगर मैं कंपेयर करूंगा तो मूल्यों का योगफल बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। तो मैं अगर यहां से कंपेयर करूंगा, तो देखिए बात समझिएगा, a का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। b का मान कितना हो जाएगा भैया, -2 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम c का मान, देखिए चिन्ह के साथ c का मान अगर कंपेयर करेंगे तो कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। समझ रहे बात। तो देखिए अल्फा का मान, अब देखिए हम मान रखते चलेंगे, हम क्या करेंगे, मान रखते चलेंगे। अल्फा का मान कितना आया था, 4 आया था, तो मैंने 4 लिख लिया। फिर यहां प्लस होता है, प्लस लिख लिया। बीटा का मान, देखिए बीटा का मान कितना आया है, -2, तो मैंने यहां पर क्या लिख लिया, -2। समझ में आ रहा बात, ठीक है भैया, बच्चों समझ में आ रहा है। फिर यहां पर देखिए ये माइनस है, माइनस मैंने लिख दिया। बी का मान कितना हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, 2। फिर अपॉन में क्या होता है, अपॉन में यहां पर क्या दिया है, a दिया है, तो अपॉन में a मतलब कितना लिख लूंगा, a का मान कितना हो गया, 1 हो गया। समझ में आ रहा है बात, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करता हूं, तो ये 4 हो गया, प्लस माइनस क्या होता है, 2 हो गया, प्लस माइनस माइनस होता है। फिर यहां पर देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस। अब देखिए ये 4 में से 2 गया तो कितना हो गया, 2 बराबर कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है ना। ये देखिए मैंने पीछे जो है x का मान, इस
इस द्विघात बहुपद का x का मान 4 निकाला था, इस द्विघात मतलब और दूसरा मान क्या निकाला था, x का मान -2 निकाला था, ठीक है ना। अब मैं पहले को क्या कर सकता हूं, अल्फा कर सकता हूं, दूसरे को क्या कर सकता हूं, बीटा कर सकता हूं ना। तो मेरा फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, मतलब x माइनस x का गुणांक अपान में x स्क्वायर का गुणांक, ठीक है ना। और मूलों का शून्यांकों का गुणनफल जो होता है, शून्यांकों का गुणनफल होता है वो अचर पद अपान में x स्क्वायर का गुणांक होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। तो मैं क्या लिख लूंगा, मैंने यहां पर से देखिए ABC का मान कैसे निकाल लिया, क्योंकि मानक रूप जो होता है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। तो मैं अगर वहां से तुलना कर लिया तो a का मान कितना आ गया, 1 आ गया, b का मान कितना आ गया, -2 आ गया, देखिए यहां पर देखिए b का मान कितना आ गया, -2 आ गया, और c का मान कितना आ गया, -8 आ गया, मैंने यहां पर लिख लिया, ठीक है ना। अब देखिए मैं अब शून्यांकों का गुणनफल निकालने जा रहा हूं, शून्यांकों का गुणनफल निकालने जा रहा हूं, तो कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इजकल टू क्या होता है, c/a होता है, ठीक है ना, c/a होता है। तो अल्फा का मान कितना भैया, 4 है, इंटू बीटा का मान कितना है भैया, -2 है, इजकल टू c का मान कितना है भैया, -8 है, ठीक है ना। अपॉन में a का मान कितना है भैया, 1 है, देखिए बराबर आ रहा है, 4 दूना के 8 होता है, -8 हो गया, यहां पर भी कितना आ गया, -8 हो गया। तो देखिए ये मैंने शून्यांक और गुणांक के बीच में संबंध भी निकाल दिया, ठीक है ना। एक बार फिर से समझ लीजिए क्या होता है। सबसे पहले आपका जो द्विघात बहुपद दिया रहेगा आप उसको शून्यांक निकालेंगे, उसका शून्यांक निकालेंगे। सबसे पहले आपका क्या काम रहेगा, उसका शून्यांक निकालेंगे। कैसे निकाले थे, गुणनखंड विधि से मैंने बताया था कि आप ऐसे निकाल सकते हैं गुणनखंड विधि से, ठीक है ना। जो शून्यांक आएगा, एक दो तो आएंगे, एक को अल्फा मान लीजिए, एक को क्या मान लेते हैं, बीटा मान लेते हैं। फिर हम लोग एक जानते हैं फार्मूला कि शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है, ठीक है ना। अच्छा आप a और b कैसे निकालेंगे, मान लीजिए अगर आपको यही दिया है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 दिया है, अगर आपको ABC का मान निकालना है, तो देखिए a का जो मान होगा कंपेयर करेंगे तो ax स्क्वायर प्लस कितना होता है, bx प्लस कितना होता है, c होता है। तो देखिए a का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, b का मान कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, समझ रहे बात को। और c का मान जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही ABC का मान निकाल कर आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। जगह नहीं था, बीच में जगह नहीं था, तो इसलिए मुझे पीछे आना पड़ा, नहीं तो मैं यहीं पर हो जाता, उसी पर हो जाता था और अच्छे से मतलब लिखता, ठीक है। देखिए ये बात जांच भी हो गया, बस आज के लिए इतना ही।